हिस्ट्री को रटो नहीं, हिस्ट्री को हिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखो, समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ हिस्ट्री को रटा होगा, आज आप हिस्ट्री को फील करोगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और मॉडर्न इंडियन जो हिस्ट्री है, यहां से आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे सवाल आते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चंस इधर से भर भर के पूछे जाते हैं। इसके अलावा जहां पे भी जीएस आता है, वहां पे इधर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। और आज जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा अराइवल ऑफ यूरोपियन, भारत में यूरोपियों का आगमन। एक एक स्टेप को समझेंगे और हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह समझेंगे, एक कहानी के रूप में समझेंगे, ताकि ये आपके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रह सके और आप इसे एग्जाम हॉल में लेकर के जा सको और आप अपना क्वेश्चन बना सको। तो शुरू करेंगे हिस्ट्री को यूरोप से, क्योंकि यूरोपियन कहते हैं कि मसाले तो चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। और ये मसाले मिल रहे हैं एशिया में। तो यूरोप और एशिया को पहले समझेंगे, फिर हम बाद में बात करेंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार के जो यूरोपियंस आए हैं, चाहे वो पुर्तगीज हो या डच हो या ब्रिटिशर्स हो या डेनिश हो या फ्रांसीसी हो, इन तमाम चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। क्यों आए हैं, आने के पीछे का इनका मकसद क्या था, एक व्यापारिक कंपनी कैसे राजनीतिक परिदृश्य में अपना योगदान देना शुरू कर देता है। 5 आपके मेजर यूरोपीय कंपनीज भारत में आए हैं और उसमें से ब्रिटेन ही भारत के ऊपर कैसे राज करता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत एक कॉलोनी थी, एक उपनिवेश था, या भारत एक गुलाम देश था? तभी जाकर के आप चीजों को समझ पाओगे। हम फिर उन परिदृश्यों को समझेंगे कि ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच एंड फ्रांसीसी कैसे एलिमिनेट हो जाते हैं इंडिया के इतिहास से, और फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे राजपाट चलाना शुरू करती है भारत में। इन तमाम चीजों को हम समझेंगे। तो आज हम एक चीज समझने वाले हैं, वो है आपका यूरोप। क्योंकि यूरोप को आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि ये यूरोपियन भारत में कैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यूरोपियन कहते हैं कि हमें तो मसाले चाहिए, बिना मसालों का तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो ये यूरोपियन और यूरोप एशिया की तरफ क्यों आ रहे हैं, एशिया की तरफ क्यों आ रहे हैं, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। टाइमलाइन की शुरुआत होगी 1453 से। एक स्टोरी है 1453 का। 1453 ईस्वी में एक बहुत ही मेजर कांड हो जाता है, और उस कांड के बाद यूरोपियंस का भारत में आना अप्रोक्सीमेटली बंद हो जाता है।
और जैसे ही इनका भारत के अंदर आना बंद होता है, तब ये खोजते हैं नए रूट्स, नए रास्ते। यानी कि लैंड रूट से ये सी रूट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। कहानी काफी बेहतरीन है और इस कहानी को अगर आप समझ गए तो आपके लिए हिस्ट्री समझना बहुत आसान हो जाए। यूरोप में एक जगह है, वो है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल। और कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो बेंजेटिन एम्पायर का राजधानी हुआ करता है और उसके राजधानी पे ऑटोमन एम्पायर का शासन व्यवस्था एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है। अभी तक मात्र हमने 3-4 कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। ये आपके लिए याद करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, एकदम सिंपल गेम है। पहले मैंने क्या बोला कि भाई साहब, भारत के अंदर यूरोपियंस कैसे आते हैं और एशिया की तरफ इनका मूवमेंट कैसे होता है। तो 1453 ईस्वी में एक जगह है जिसका नाम है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसका जो फॉल है वो होता है आपका 29 मई 1453 को। और यही से स्टोरी चेंज हो जाता है, यही से कहानी आपकी चेंज हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बोला, यूरोपियंस कहते हैं कि मसाले तो चाहिए, चाहे जिस कीमत पे मिले, चाहे जैसे मिले, मसाले तो चाहिए, क्योंकि बिना मसालों का हमारा काम नहीं चलने वाला। 1453 और उससे पहले एक ही रूट हुआ करता है जो एशिया को यूरोप से कनेक्ट कर रहा है, वो है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल। आप कह सकते हो कि एक प्रकार का ये चौक पॉइंट है। अगर इस चौक पॉइंट के ऊपर जिसका भी शासन होगा, लाइक दैट, अगर यूरोपियन का शासन है यहाँ पे तो वो आराम से एशिया में जा सकते हैं। अगर ऑटोमन तुर्क का शासन है, ऑटोमन का शासन है, तो फिर तुर्क के सहारे एशिया में आना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है। 21 साल का इंसान है, नाम है सुल्तान मोहम्मद। सुल्तान मोहम्मद नाम है। सुल्तान मोहम्मद द्वितीय। एज कितना है? 21 साल, 21 वर्ष का है ये। और ये इंसान किस पे अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर लेता है? कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर, जो आपका वेंजिटिन एम्पायर है। वेंजिटिन एम्पायर है, उसकी राजधानी हुआ करती है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल। वर्तमान समय में जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसका वर्तमान नाम है इस्तांबुल। ये इस्तांबुल में पड़ता है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल। और इस कॉन्स्टेंटिनोपल किसकी राजधानी है? बेंजिटिन एम्पायर की राजधानी है। और इस बेंजिटिन एम्पायर को हराता कौन है? तुर्क एम्पायर। ठीक है ना, आप कह सकते हो कि इसको हराता है ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर का जैसे ही इसके ऊपर शासन व्यवस्था स्थापित होती है, यूरोप का यूरोप का कनेक्शन टूट जाता है एशिया के साथ। अब इस कहानी को समझेंगे और फिर आपके लिए हिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। जरा देखते हैं, यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया, चौक पॉइंट क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल है। और इस कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर
ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो जाता है। किसका कब्जा हो गया? ऑटोमन एम्पायर का। अब ये जो यूरोप है, जो एशिया के साथ इजिली वे में व्यापार कर पा रहा था, अब इनको व्यापार करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा इन तुर्क एम्पायर से। इन तुर्क एम्पायर से यूरोप के हर व्यापारी को इनसे परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो एशिया में जाकर के विजिट कर सकते हैं। और जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, वो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक चौक पॉइंट है। जैसे कि अभी आप कह सकते हो वर्तमान समय में हॉर्मुज, जैसे कि हॉर्मुज कनेक्ट कर रहा है एशिया को, उसी तरीके से 1453 और उससे पहले एशिया को कनेक्ट कर रहा है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल। और कॉन्स्टेंटिनोपल पे अब ऑटोमन एम्पायर आ गया है, यानी कि ऑटोमन जो तुर्क होंगे वो डायरेक्ट व्यापार करेंगे मसालों का, मसालों का। और इन मसालों को अगर इनको खरीदना है, परचेस करना है, जैसे कि यहाँ पे आप जो मसाले देख रहे हो, अगर इन मसालों को यूरोप को खरीदना है तो यूरोप को खरीदना पड़ेगा ऑटोमन तुर्क से, यानी कि ऑटोमन तुर्क खरीदेंगे एशिया से, और एशिया से इसको खरीदना पड़ेगा यूरोप को, मतलब कि ऑटोमन तुर्क से खरीदना पड़ेगा यूरोप को। अब जाकर के इनको मिलेगा मसाले। इसमें होता क्या है कि डायरेक्ट कनेक्शन कट जाने की वजह से व्यापार काफी महंगा हो जाता है, काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। और आपको पता है कि जब प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं तो फिर अर्थव्यवस्था चरमरानी शुरू हो जाती है। इस बीच में शुरू होता है आपका समुद्री रास्तों की खोज। और इस समुद्री रास्तों की खोज में दो कंट्रीज आता है यूरोप का, आपका एक होता है आपका पुर्तगाल, और दूसरा देश होता है आपका स्पेन। स्पेन और पुर्तगाल समुद्री मार्ग की खोज में ये उतर जाते हैं। और पुर्तगाल के जो शासक है, राजा है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, कहता है कि भाई साहब अब हमें यूरोप को कनेक्ट करना पड़ेगा एशिया से, और चूंकि अब कॉन्स्टेंटिनोपल अब हम लोगों का नहीं रहा, तो अब हमें व्यापार करने के लिए, डायरेक्ट व्यापार करने के लिए नए रास्तों की खोज करनी पड़ेगी। और नए रास्तों की खोज के लिए हमें करना पड़ेगा समुद्र का मंथन, यानी कि समुद्री रास्तों की खोज। और इस समुद्री रास्तों की खोज में सबसे पहले पुर्तगाल आ जाता है और इस प्रकार से खोजना शुरू करता है। और ये रहा मानचित्र जिसे आप देख सकते हो। शासक कौन है एक बार इसको समझेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस को जब तक आप अगर नजरअंदाज कर दिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाल को समझेंगे। पुर्तगाल को समझेंगे कि पुर्तगाल ने नेविगेशन या समुद्री मार्ग के रास्तों की खोज क्यों स्टार्ट करी है, क्या कारण था, पहले कौन आया था, वास्को डी गामा कब आया, बी डियास कब आया, तमाम चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल का शासक है, एक्चुअली पुर्तगाल में शुरू होता है एज ऑफ डिस्कवरी। एज ऑफ डिस्कवरी। और इस एज ऑफ डिस्कवरी का जो योगदान है, यानी कि एज ऑफ डिस्कवरी में जो महत्वपूर्ण योगदान है, पुर्तगाल के शासक नाम है प्रिंस, नाम है प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ये इंसान ऐसे व्यक्ति है जो नए नए चीजों की खोज कर देता है यूरोप के अंदर। पहला ये क्या करता है कि ये
नेविगेशन स्कूल एस्टेब्लिशमेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन स्कूल की खोज करता है, मतलब कि स्कूल बनाता है, नेविगेशन स्कूल बनाता है। इसके अलावा जहाज निर्माण, जहाज निर्माण के अलावा ये मानचित्र, क्योंकि बिना मानचित्र के आप किसी भी देश को जा ही नहीं सकते, किसी भी देश की आप डिस्कवरी कर ही नहीं सकते, खोज कर ही नहीं सकते। तो मानचित्र के बिना भैया आप रास्ते खोज लें, ये इम्पॉसिबल है। मानचित्र। और उसके बाद अपने स्कूल से वैसे लोगों को भेजना शुरू करता है जो क्या करे, अफ्रीका के पश्चिमी तटों को खोजे। अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज। अब थोड़ा सा मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। यूरोप कहता है कि मसाले तो चाहिए, और ये मसाले कहाँ है? एशिया में है। एशिया आने का एक ही रास्ता है, जो है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आप सिल्क रूट के नाम से भी जानते हो। इस सिल्क रूट पे, इस कॉन्स्टेंटिनोपल पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया है। डायरेक्ट व्यापार यूरोप और एशिया का बंद हो चुका है। पुर्तगाल और स्पेन कहता है कि भाई साहब हमें अब एशिया की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ताकि हम साले खरीद के ला सके और उसको अधिक से अधिक मुनाफे पे यूरोप में बेच सके। इसके लिए पुर्तगाल का जो शासक है हेनरी द नेविगेटर, जिसका नाम है प्रिंस हेनरी, और इतिहास में इसको प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने नेविगेशन स्कूल खोले हैं, जहाज का निर्माण कैसे करना है वो करता है, मानचित्र ये बनाता है। इसके अलावा अफ्रीका के जो पश्चिमी पश्चिमी तट है, इसकी खोज का ये श्रेय दिया जाता है। अब ये होता कैसे है वो जरा समझ। अब यहां देखो, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में भारत के अंदर आए कौन कौन से यूरोपीय हैं, उसको जरा देखो। सबसे पहले आता है आपका पुर्तगाल। पहले आते हैं पोर्तुगीज, यानी कि पुर्तगाल आता है। पुर्तगाल के बाद दूसरा जो यूरोपीय देश है वो है डच। तीसरा जो यूरोपीय देश है वो है इंग्लिश या ब्रिटिश। चौथा जो देश है जो भारत में आता है वो आता है डेनिश। और लास्ट में आता है आपका फ्रांस या फ्रेंच। फ्रांस। ये 5 देश यूरोप से आए हैं भारत के अंदर, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? यहां से होगी। पुर्तगाल में क्या होगा कि 1488 ईस्वी में बी डियाज नाम के एक व्यक्ति को एशिया के तटों की खोज के लिए भेजेगा। इसको बी डियाज को भेजा कब? 1488 ईस्वी में। किसने भेजा? पुर्तगाल ने भेजा। अब ये जो बी डियाज है, ये चलेगा आपका पुर्तगाल से। पुर्तगाल से ये चलना शुरू करेगा, और आते आते ये यहां से सफर शुरू करेगा। आते 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 वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। मैं दूसरा पेन ले लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। यहां से चलना शुरू करेगा और ऐसे करते करते ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आते आते बी डियाज की हिम्मत बोल जाएगी, जवाब दे जाएगी। बी डियाज कहेगा कि भाई साहब इसके आगे बढ़ने की क्षमता अब मेरे में नहीं है, समुद्री लहरों को झेल पाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरा शिप उतना मजबूत नहीं है कि समुद्री लहरों को झेल। फाइनली भाई साहब यहाँ से रिटर्न चले जाएंगे, और इस जगह का नाम देंगे केप ऑफ गुड होप। इस जगह का क्या नाम देंगे मिस्टर बी डियाज? इस जगह का नाम देंगे केप ऑफ गुड होप। फाइनली 1488 ईस्वी में डिस्कवरी शुरू हो जाएगी, और फाइनली 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में आपके समुद्री मार्ग, जो कि
आप देखोगे अफ्रीकी तट को, तो यहाँ तक का तो रास्ता खोज चुका है ये, यहाँ तक का तो रास्ता खोज चुका है। और यहाँ के बाद जो शुरू करेगा आपका, वो करेगा वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा कैसे इंडिया तक पहुंचता है, कैसे कालीकट तक पहुंचता है, इस चीज को समझते हैं। लेकिन इतना करने के बाद कुछ प्रीलिम्स इंपोर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं जो आपके प्रीलिम्स में आते हैं। अब वो देख लो एक बार। उसके बाद 1453 ईस्वी फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता क्या है, गुजरा देखो। 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हो जाता है। डेट आप देख लो, डेट है आपका 29 मई 1453। इस कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर सुल्तान अहमद द्वितीय आक्रमण करता है और इसको अपने कब्जे में ले लेता है। और ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक चौक पॉइंट है, जिसे आप सिल्क रूट के नाम से भी जानते हो। और इसके अलावा ये कैपिटल है आपका वेंजेटिन एम्पायर का। ईस्टर्न जो रोमन एम्पायर है उसकी राजधानी कहाँ पे होती है, आपका कॉन्स्टेंटिनोपल पे होती है। ठीक है ना। कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट्स अब यहाँ पे देखो, पुर्तगीज इन इंडिया। ठीक है ना। ये कैसे आ रहे हैं इसको बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एज ऑफ डिस्कवरी शुरू हो गया है। नेतृत्व कौन कर रहा है, पुर्तगाल कर रहा है। और प्रमुख व्यक्ति कौन है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। और ये पुर्तगाल का नेविगेशन, फादर ऑफ पुर्तगीज नेविगेशन भी कहा जाता है। योगदान है समुद्री विद्यालय, नए जहाजों की खोज, मानचित्र और अफ्रीका के पश्चिमी तटों की खोज के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है ना। एक पॉइंट याद रखिएगा, प्रिंस हेनरी कभी भारत नहीं आया है, लेकिन वो वास्को डी गामा को भारत पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है उस चीज को अब जानेंगे। अब देखो भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा है वो जरा देखो। मैंने बोला कि यहां से चलना शुरू करेंगे और ऐसे करते करते यहाँ पे आएंगे और इसको कहा जाएगा केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। अब यहाँ पे कैसे आता है, बी डियाज नाम का व्यक्ति 1488 ईस्वी में पुर्तगाल से चलता है और पुर्तगाल से चलने के बाद पहुंचता है इस जगह पे और इस जगह का नाम देता है केप ऑफ गुड होप। और फिर यहां से ये वापस चला जाता है पुर्तगाल। फाइनली 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को भेजा जाता है एशिया की तरफ जाओ, और ऐसे जाने के लिए भेजा जाता है कि यहाँ तक का रूट खोजा हुआ है, यहाँ तक का रूट खोज चुका है पुर्तगाल। यहाँ से ये चलना शुरू करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे चला जाएगा। कौन, आपका वास्को डी गामा। अब कैसे जाएगा उस चीज को जरा समझते हैं। वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को ये पहुंचता है कहां, भारत। भारत का एक समुद्री तट है, नाम है कालीकट, है कहां, तो केरल में। और यहाँ का राजा होता है जमोरिन। ठीक है ना। और ये है भाई साहब, आप देख सकते हो वास्को डी गामा। अब देखना जमोरिन इनका स्वागत कैसे करेगा वो जरा देखो। ये रहा जमोरिन और ये रहा वास्को डी गामा और ये रहा इसका समुद्री पेड़। यहां तक का पिक्चर क्लियर है आप लोगों को, क्या आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है। हिस्ट्री को स्टोरी के फॉर्म में समझो, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह समझो, आसान हो जाएगा। कहानी के रूप में समझो, आसान हो जाएगा। अब जरा देखते हैं कि पुर्तगाल, लेकिन इससे पहले कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर सबसे पहले आता है पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, इसके अलावा डेनिश और उसके बाद आता है फ्रेंच। आगमन कब होता है, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल। प्रथम व्यक्ति कौन है जो भारत आया, वास्को डी गामा। किसके शासनकाल में आया है, जमोरिन के शासनकाल में आया है। कहां पे आया है, कालीकट में। और ये अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे एस्टेब्लिशमेंट करता है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट करता है आपका कोचिन में। ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे तो भारत से सबसे बाद में कौन जाता है, तो पुर्तगाल जाता है 1961 ईस्वी में। ठीक है ना, जो कि इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे है किसके शासनकाल में आया है, यानी कि भारत में उस समय शासनकाल किसका है, प्रीलिम से पूछता है। जैसे कि अकबर हो गया, जहांगीर, जहांगीर और औरंगजेब। तो यहाँ पे देखोगे डच आता है आपके अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है जहांगीर के शासनकाल में, डेनिश आता है आपका जहांगीर के शासनकाल में, और फ्रांसीसी आता है आपका औरंगजेब के शासनकाल में। पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो डच अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करता है मुसलिपट्टनम में।
ब्रिटिशर्स करते हैं सूरत में, डेनिश करते हैं त्रावणकोर में, और फ्रांसीसी भी करते हैं आपके सूरत में। आता कब है? 1596 में आता है आपका डच, 1608 में आता है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश आते हैं 1616 ईस्वी में, और फ्रांसीसी आते हैं 1668 ईस्वी में। भारत से कब गए हैं ये डेटा भी इधर दिया गया है, जैसे कि 1961 ईस्वी में कौन जाता है? पुर्तगाल चला जाता है, आपका डच चला जाता है 1825 ईस्वी में, 1947 में जब देश आजाद होता है तो अंग्रेज चले जाते हैं, 1848 में आपका डेनिश जाते हैं, और 1954 में कौन चला जाता है? आपका फ्रेंच चले जाते हैं। हालांकि फ्रांसीसियों का अस्तित्व फ्रेंच एंग्लो फ्रेंच वार के बाद ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना? है, बहुत सारी चीजें हैं। अब थोड़ी सी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। प्रीलिम्स इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपने कर लिया, अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखिए, शुरू होती है कहानी आपका पुर्तगाल से 1498 ईस्वी से। 1498 में जैसे ही पुर्तगाल भारत आता है और भारत के समुद्री तटों की खोज कर लेता है, उसके बाद ये अपने गवर्नर्स को भेजना शुरू करता है। एक तरफ डच देख रहा है कि यार यार अब समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी है, अब डच आ जाएंगे, और जब समुद्री मार्ग की खोज हो जाता है, पुर्तगाल आ गया है, डच आ गया है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश को अब लगता है कि भाई अब हम भी भारत जा सकते हैं, खोज हो चुका है, अब ज्यादा डिले अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक छोटकू सा देश है, नेविगेशन के मामले में बहुत आगे है, तकनीक के मामले में बहुत आगे है। तो इंग्लिश आ जाते हैं, इंग्लिश को देखते देखते डेनिश आ जाते हैं, और डेनिश को देखते देखते फ्रांसीसी भी आ जाते हैं। स्टोरी कैसे आगे बढ़ रही है, कौन कौन से आपके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, तो अभी हमने डील कर लिया है। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया है। अब जो पुर्तगाल है वो भारत क्या क्या लेकर के आया है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। पुर्तगाल जो भारत आए हैं, आर्थिक कारण है, मसालों का व्यापार करना है, बिना मसालों का काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था मसाले तो खरीदने पड़ेंगे, मसाले तो लाने पड़ेंगे, बिना मसाले का हमारा काम नहीं चलने वाला। मसालों में क्या करेंगे? काली मिर्च का व्यापार करेंगे, दालचीनी लेंगे, लौंग खरीदेंगे, इलायची खरीदेंगे, जायफल खरीदेंगे, क्योंकि इन सब मसालों का दाम यूरोप में सोने की कीमत के जैसा है। जैसे कि सोना जितना कीमती है, उतना ही कीमती कौन है? मसाले। धार्मिक कारण भाई ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, इस्लामिक शक्ति का मुकाबला। राजनीतिक कारण में हिंद महासागर पर नियंत्रण करेंगे, जैसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आएंगे, कटे सिस्टम लेकर के आएंगे, कैसे आया है, कौन लेकर के आया है, अभी करेंगे बातचीत। सामरिक कारण समुद्री साम्राज्य बनाना है, समुद्र पे किसका राज होगा? पुर्तगाल का राज हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों को क्या मिला? तो मसाले, कपास, रेशम, नील, अफीम, चीनी एंड चावल। बंदरगाह देखोगे तो कालीकट है, कोचिंग है, गोवा है। राजनीतिक कारण में आएंगे तो भारतीय राज्यों के साथ आपसी संघर्ष। यहाँ तक की कहानी आई होप सो डैट कि आपको समझ में आ गया हो। सवाल है कि पुर्तगाल जब भारत में आता है तो क्या होता है, वो जरा समझो। कालीकट के तट पे जैसे ही पहुंचता है वास्को डी गामा, तो उसके स्वागत के लिए आता है कालीकट का राजा, जिसका नाम होता है जमोरी। जमोरी आएगा और स्वागत करेगा किसका? वास्को डी गामा का, पुर्तगाल का। तो स्वागत करने के बाद इसको लेकर के जाएगा अपने राज दरबार में, और जैसे ही अपने राज दरबार में लेके जाएगा तो इसके राज दरबार में पहले से ही मौजूद होंगे कौन? वो तुर्क शासक, जो ऑटोमन जो एम्पायर है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बोला था ऑटोमन जो तुर्क है, ऑटोमन एम्पायर है, वो जो कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर अपना अधिकार जमाया हुआ है, वहां से जो लोग आ रहे हैं भारत के अंदर कौन है? ये आपके तुर्क है। क्या है जरा वो देखना आगे, स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब जरा समझना, पुर्तगाल आ गया है कहां पे? भारत में। भारत में कहा आया है? कालीकट पे आया है, कालीकट के समुद्री तटों पे आया है। कालीकट कहाँ है? तो यह है आपका केरल में। यहाँ का राजा कौन है? जमोरिन है, जमोरिन है, ठीक है ना। और जमोरिन के राज दरबार में कौन पहले बैठा होता है, वो जरा देखते हैं। तो जमोरिन के राज दरबार में पहले से ही मौजूद होते हैं तुर्क शासक।
चूंकि इसके राज दरबार में कौन आ गया है, आया है भैया वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ आया है, जमोरिन के दरबार में पहुंच गया है। एक तरफ तुर्क है, दूसरी तरफ वास्को डिगामा है। आया कहां से, पुर्तगाल से। तुर्कों को लगता है कि भाई साहब हमने किसके ऊपर अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर, जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट कर रहा था। और इस चौक पॉइंट के ऊपर घेरा किसका है, तो इन तुर्कों का है। अब तुर्कों को लगेगा कि सी रूट भैया ये आके बैठ गए हैं, लैंड रूट पे मैं बैठा हुआ हूं, यूरोप हमसे व्यापार कर रहा था, तो ये डायरेक्ट किससे व्यापार कर रहा है, भारत के साथ व्यापार कर रहा है, अब तो हमें मुनाफा नहीं मिलेगा। ये क्या करता है कि जमोरिन का विरोध करता है और कहता है कि भाई साहब तुम व्यापार नहीं कर सकते, तुम भाई भगाओ इसे, किसे, वास्को डिगामा को इंडिया से भगाओ, यहां से भगाओ, इसके साथ तुम व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन राजा तो राजा है, चाहे वो छोटे राज्य का हो या बड़े राज्य का, राजा का डिसीजन सर्वोपरि होता है। राजा कहता है कि भाई साहब हम तो नहीं भगा रहे, हम तो व्यापार करेंगे। और फाइनली वास्को डिगामा भारत से बहुत सारे मसाले खरीद लेता है, बहुत सारे मसाले ये खरीद लेता है। और ये मसाले खरीदने के बाद ये फिर से वापस कहां चला जाएगा, पुर्तगाल चला जाएगा। और जब ये पुर्तगाल में अपने भारत से जो मसाले खरीद करके ले जाएगा, उसको 60x 60 गुना मुनाफे पे ये उस मसालों को बेच देगा यूरोप के अंदर। द ह्यूज प्रॉफिट, यानी कि उस टाइम लाइन का ये ऐसा बिजनेस है जो ऐसा प्रॉफिट दे रहा है जो कोई और बिजनेस दे ही नहीं सकता। और ये बात किसको पता चलता है, पुर्तगाल। और यही वजह है कि पुर्तगाली क्या करते हैं, जो समुद्री मार्ग है, इस समुद्री मार्ग के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और इस कब्जा को जमाने के लिए लेकर के आते हैं कार्टेज सिस्टम, कार्टेज पद्धति या कार्टेज सिस्टम ये लेकर के आते हैं, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाया कौन है भाई, अब थोड़ा सा कहानी को और डीप में लेकर के जाते हैं। होता क्या है कि समुद्री मार्ग की खोज होने के बाद बहुत सारे पुर्तगाली भारत के आरस शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, और यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा वो जरा समझो। भारत आने वाले पुर्तगाली गवर्नर्स कौन होंगे, तो पहला तो होगा आपका वास्को डिगामा, जो कालीकट पहुंचेगा, समुद्री व्यापार करेगा और 60 गुना मुनाफे पे वो मसालों को बेच देगा। ये बात तो आपको पता है, अभी जस्ट मैंने बताया है। तो गवर्नर कौन कौन से है वो जरा देखो। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा लाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। और इसका उद्देश्य होता है कि हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का एक अधिकार हो, मोनोपोली हो। और इस मोनोपोली को बनाने के लिए क्या करता है, महासागर में सुरक्षा और नियंत्रण एस्टैब्लिशमेंट कर लेता है। यानी कि अगर किसी को समुद्री मार्ग से जाना है, पुर्तगालियों के आदेश के बिना, पुर्तगालियों को टैक्स दिए बिना भाई नहीं जा सकता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति यूरोप से आ रहा है और यूरोप से इसको जाना है एशिया के अंदर, एशिया में आने के लिए इसे पुर्तगालियों से खरीदना पड़ेगा क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी अगर किसी ने भी इसको खरीदने से मना किया, तो समुद्री बेड़े, यानी कि समुद्र के अंदर ये पनडुब्बी रखे हुए रहते हैं, उस पनडुब्बियों के माध्यम से उस जहाज को डुबो देते हैं समुद्र के अंदर। और यही वजह है कि अब अगर किसी को भी आना है भारत में, टाइमलाइन जरा कनेक्ट कर कीजिएगा। अब किसी को भारत में आना है, ठीक है ना, जरा यहां पे देखिए, ये क्या करता है कि यहां से यहां तक का अगर किसी को सफर तय करना है, ठीक है ना, जरा देखो, अगर किसी को यहां से यहां तक का सफर तय करना है, उसको देना पड़ेगा टैक्स। क्योंकि यहां पे कंट्रोल किसका हो गया है, पुर्तगाल का हो गया है,
क्योंकि ये लाया है ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी के माध्यम से अगर किसी को भी इस रास्ते का इस्तेमाल करना है, यहां से इंडिया जाना है, उसे खरीदना पड़ेगा ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि देना पड़ेगा टैक्स। अब जरा समझो, अब जरा हिस्ट्री को समझो, माजरा को जरा समझो, तब आएगा मजा आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री को रटो नहीं, फिल करो। जब आप हिस्ट्री को फिल करना शुरू करोगे तब आएगा आपको मजा। और कैसे फीलिंग आएगा वो जरा देखो। पुर्तगाल ने क्या लाया है? अपना ब्लू वाटर पॉलिसी लाया है। ब्लू वाटर पॉलिसी लाया है, जिसको आप कार्टेज सिस्टम भी कहते हो। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी डच भी खरीदेंगे, ब्रिटिश को भी खरीदना पड़ेगा, डेनिश को भी खरीदना पड़ेगा, फ्रांसीसी को भी खरीदना पड़ेगा। अगर किसी ने भी कहा कि हम नहीं लेंगे, हम नहीं खरीदेंगे, फिर भी हम जाएंगे एशिया में, फिर भी हम जाएंगे भारत में, तो उनका समुद्री बेड़ा, उनका जो जहाज है वो जा नहीं पाएगा। एक्चुअली में उसे डुबो दिया जाएगा। किसके द्वारा? पुर्तगाल के द्वारा। ये कह रहा है कि भैया मेरा वर्चस्व है। जिस तरीके से कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर रोमन एम्पायर, यानी कि ऑटोमन ऑटोमन एम्पायर, ठीक है ना, ऑटोमन तुर्क का कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर जो अपना अधिकार है, अगर किसी को लैंड रूट के माध्यम से एशिया को जाना है, सिल्क रूट का इस्तेमाल करना है, तो उसे देना पड़ेगा टैक्स, उसे देना पड़ेगा पैसा। किसे? ऑटोमन तुर्क को, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर किसी को समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करना है, तो ब्रिटिश अगर समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करना है तो पुर्तगाल को देना पड़ेगा टैक्स। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आपने हिस्ट्री बहुत पढ़ी होंगी, बहुत लोगों से पढ़ा हो, लेकिन ये कुछ अलग है और इसमें फीलिंग कुछ और आएगी। इसको पढ़ने के बाद आपको चीजें याद नहीं करना है, कनेक्ट करना है, डॉट कनेक्ट करना है। डॉट कनेक्ट करो, आगे बढ़ो। अब आते हैं आगे, अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो पहले आपने देखा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को, जो लाया है क्या? नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बाद आता है अल्फांसो दी अब्बूकर, और कहा जाता है कि यह वास्तविक संस्थापक है किसका? पुर्तगाल का एस्टेब्लिशमेंट में। यानी कि इंडिया के अंदर जो पुर्तगाली एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसके वास्तविक शासक कौन है? वास्तविक रूप से पुर्तगाल का एस्टेब्लिशमेंट भारत के अंदर किसने करा है? तो ये किया है आपका अल्फांसो दी अब्बूकर्क ने। कैसे किया वो जरा समझो। भाई साहब 1510 ईस्वी में गोवा के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है। एक बाहर का आया हुआ कंपनी, बाहर की आई हुई एक विदेशी कंपनी जो आता है और भारतीय राज्यों को छीनना शुरू करता है, जीतना शुरू करता है। और एक बात ये तय कर देता है कि अगर आप टुकड़ों में लड़ोगे, एक एक को चुन चुन के मारोगे, तो आपकी जीत सुनिश्चित है। और वही करता है क्या कि गोवा के ऊपर सबसे पहले विजय स्थापित करता है 1510 ईस्वी में। यहाँ का राजा होता है सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। इस यूसुफ आदिल शाह को क्या करता है? इसको हरा देता है। गोवा किसकी राजधानी है? तो बीजापुर की है। तो बीजापुर का सबसे बड़ा जो गतिविधियों का केंद्र है वो आपका गोवा। और गोवा के ऊपर किसने विजय प्राप्त कर लिया है? अल्फांसो दी अब्बूकर्क ने। और गोवा छीन लेगा किससे? यूसुफ आदिल शाह से। और जैसे ये छीनेगा, सबसे पहले पुर्तगालियों की राजधानी बनाएगा गोवा को। यानी कि भारत में पुर्तगालियों की राजधानी सबसे पहले कहां स्टेब्लिश हो जाएगी? गोवा के अंदर। अब गोवा किसके कब्जे में है? पुर्तगालियों के कब्जों में है। और ये गोवा तब पुर्तगालियों के कब्जे में रहेगा जबकि भारत इसको खदेड़ के ना भगाए आजादी के बाद। यानी कि 1961 ईस्वी तक गोवा किसके कब्जे में रहेगा? वो रहेगा आपका पुर्तगाल के कब्जे में। यानी कि 1510 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक गोवा के ऊपर किसका कब्जा रहेगा? पुर्तगालियों का रहेगा। और यही वजह है कि अल्फांसो दी अब्बूकर्क को कहा जाता है ये वास्तविक संस्थापक है, रियल फाउंडर है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जस्ट फील इट गाइस, जस्ट फील इट। फील करो, हिस्ट्री अपने आप निकल के आएगा, हिस्ट्री आपको गले लगाएगा। हिस्ट्री को थोड़ा सा तो प्यार दो, प्यार दोगे मार्क्स देगा, मार्क्स मिलेगा, नंबर्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट बनेगा, चेहरे पे स्माइल आएगी। यानी कि नो बकवास, ओनली स्टडी। इसके अलावा ये कहता है भाई साहब, ये यहीं पे नहीं रुकता, ये कहता है कि भैया भारतीय महिलाओं से विवाह करो। देखो इसकी सोच, देखो कितना ऊपर तक का है। पहले इसका
फ्रांसिस्को द अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है। फिर उसका उत्तराधिकारी अल्फांसो दी अब्बुकर गोवा को जीतता है। गोवा को जीतने के बाद कहता है कि भारतीय महिला से विवाह करो, और विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और यही वजह है कि गोवा वाले रीजन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको चर्च दिखेंगे, क्रिश्चियनिटी दिखेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे इंपैक्ट है किसका? पुर्तगाल का। पुर्तगाल के द्वारा बनाए गए वो इमारतें तुम्हें दिखेंगी, पुर्तगाल के द्वारा बनाए गए वो चर्च दिखेंगी। यानी कि एक बात कर लेते हैं कि पुर्तगाल ने भारत को क्या क्या दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कि पुर्तगाल ने भारत को क्या क्या दिया है, जरा वो समझ लेते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या दिया है, भारत को क्या क्या दिया है। क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में। आलू, टमाटर, मिर्च, तंबाकू, अनानास, पपीता, अमरूद, इसने दिया? पुर्तगालियों ने दिया। कि पुर्तगालियों को ये सब कहां से मिला है? तो वर्ल्ड में दो वर्ल्ड थे, ठीक है ना, विश्व में दो वर्ल्ड है, एक न्यू वर्ल्ड और एक है ओल्ड वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड अमेरिका, ओल्ड वर्ल्ड अफ्रीका, पुर्तगाल, स्पेन। इधर से आता है आपका न्यू वर्ल्ड से आता है आपका टमाटर, आलू, मिर्च, काजू, अनानास, पपीता, अमरूद। जो भारत में लेके आता है कौन? पुर्तगाल। पुर्तगाल लेकर के आता है अमेरिका से, और पुर्तगाल अमेरिका से लाया, और पुर्तगाल ने भारत को ये दे दिया। क्यों? क्योंकि भारत है भैया कह रहा है कि शादी करो, विवाह करो। शादी और विवाह जब करोगे तो आप बसाओगे अपना परिवार। परिवार जब बसाओगे, कल्चरल एक्सचेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। पुर्तगाल का कल्चर इंडिया में, इंडिया का कल्चर पुर्तगाल में। क्लियर हो रहा है? और यही वजह है कि जब इकोनॉमी जब पढ़ोगे तो कहा जाता है कि जब जीडीपी आता है किसी देश से, तो सिर्फ जीडीपी नहीं आता, सॉरी, किसी देश से अगर आपका एफडीआई आता है तो सिर्फ एफडीआई नहीं आता, बल्कि उसके साथ साथ आता है इनोवेशन, उसके साथ साथ आता है तकनीकी, उसके साथ साथ आता है कल्चर। सारी चीजें हम समझेंगे एक एक करके पत्ते खोलेंगे आराम आराम से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम में ये देता है जहाज निर्माण। हम भारतीयों को भैया जहाज बनाने नहीं आ रहा है। हम जहाज अभी भी वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में बना रहे हैं। दो लकड़ी को जोड़ने के लिए एक लकड़ी कील की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। समुद्र में जा रहा है, समुद्री लहरें आ रही हैं और तोड़ ताड़ दे रही है पूरे जहाज को। लेकिन पुर्तगाल क्या करेगा? कील की खोज करेगा, जिसे आप कहते हो कांटी। उस कांटी की खोज कौन कर लेगा? पुर्तगाल कर लेगा। कांटी ठोकोगे लकड़ी में, लकड़ी ठोकोगे लकड़ी में, तो दोनों की मजबूती में बहुत अंतर हो जाता है। मानचित्र, कंपास, समुद्री नेविगेशन और तोपों का उन्नत उपयोग। देख लो भैया, ये भी तोप चलाना सीख रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे प्रिंटिंग प्रेस भी भारत को देता है, ठीक है ना। पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित होगा? गोवा में होगा। और ये इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके अलावा देखे देगा ये आर्किटेक्चर, इंडो पुर्तगीज स्टाइल, चर्च, मेहराब, गुलबंद, बालकनी, रंगीन खिड़कियां, ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपके पुर्तगाल और इंडो पुर्तगाल की स्टाइल है ये, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? आर्किटेक्चर क्लियर हो गया। इसके अलावा ये फूड कल्चर देगा, ब्रेड कहेगा ब्रेड खाओ भाई, बेकरी खाओ, विनेगर का इस्तेमाल करो, गिटार बजाना सीखो, वायलिन बजाना सीखो, चर्च म्यूजिक बजाओ। आर्ट में ये कहेगा ऑयल पेंटिंग, चर्च में चर्च म्यूरल और क्रिश्चियन स्कल्पचर्स। ये सारी चीजें कौन देगा? पुर्तगाल देगा। अब हम कहानी में बढ़ते हैं थोड़ी सी और आगे। आई होप सो डैट ये पॉइंट्स आपको कनेक्ट हो गए होंगे और आपको अब मजा आ रहा होगा हिस्ट्री में। अल्फांसो दी अब्बुकर वास्तविक संस्थापक है, 1510 ईस्वी में गोवा को जीता है, और यूसुफ आदिल शाह यहाँ का शासक होता है, इसको हराता है और गोवा को कब्जा कर लेता है। फाइनली ये अपना मुख्य केंद्र और राजधानी बना लेता है किस? पुर्तगाल की। सामाजिक और सुधार और नीतियों में देखोगे तो भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और कहेगा अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंध लगाओ, ठीक है ना। ये देखो भारत में चल रहा है भाई सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये सब चीजों को ये क्या करेगा? बंद कर देगा, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहला कांड ये करेगा, सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है नीनो दी कुन्हा, 1530 ईस्वी में। जो राजधानी है गोवा पुर्तगाल की, इस राजधानी को ये ट्रांसफर कर देता है कहा? कोचीन, ठीक है ना। अब सवाल बनेगा कि अल्फांसो दी अब्बुकर्क ने कोचीन को अपनी राजधानी बनाई? गलत। अल्फांसो दी अब्बुकर्क ने
पुर्तगालियों की राजधानी गोवा को बनाया। नीनो दी कुन्हा कोचिंग की बदला, ठीक है ना, यानी कि गोवा से कहां लाया, कोचिंग लाया, ठीक है। इसके अलावा 1533 ईस्वी में बेसिन के ऊपर, 1535 ईस्वी में दीव के ऊपर भी अधिकार कर लेगा कौन, आपका पुर्तगाल, ठीक है। प्रशासनिक सुधार और व्यवस्था, कार्टेज अल्मेडा प्रणाली, ठीक है ना, कार्टेज कहा जा रहा है, ठीक है ना, क्या है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर महासागर में आपको, हिंद महासागर में व्यापार करना है तो आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, किससे, पुर्तगाल से। इवन यहाँ तक कि जो भारतीय राजा है उन्हें भी खरीदना पड़ेगा भैया पुर्तगाल से, क्या, ये कार्टेज लाइसेंस, जिसमें आप देखोगे अकबर भी है, औरंगजेब भी है, इन सब लोगों को समुद्री व्यापार करने के लिए क्या खरीदना पड़ रहा है पुर्तगाल से, कार्टेज, ब्लू वाटर पॉलिसी। धार्मिक नीति में तो आपको पता है भैया कि धार्मिक न्यायाधिकरण एस्टैब्लिशमेंट करता है कौन, पुर्तगाल, ठीक है। तो ये थे पुर्तगाल से रिलेटेड वो सारे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम प्रीलिम्स में आ सकते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर बातचीत कर लिया है हमने। इसका पतन कैसे होगा इसके ऊपर बातचीत करेंगे। पतन ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, पतन अगर इसका होगा तो सबका पतन, सबको हरा के भगाने वाला एक ही है कंट्री, एक ही है देश, वो है आपका ब्रिटिश। यानी कि ब्रिटिशर्स पुर्तगाल को भी एलिमिनेट करेगा, डेनिश को भी हटाएगा, फ्रेंच को भी हटाएगा, डच को भी हटाएगा, और फाइनली भारत में किसका शासन एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, ब्रिटिश का, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन व्यवस्था है वो चलना शुरू होगा 1608 ईस्वी से, और 1608 ईस्वी से लेकर के 1947, यानी कि इन तमाम हिस्ट्रीज को हम समझेंगे स्टोरी में। क्लियर है। निर्णायक विजय, स्वाली की लड़ाई, पुर्तगाल की नौसैनिक ताकत को हराता है कौन, स्वाली में कौन हराता है, अंग्रेज हराते हैं, और यही से शुरू हो जाता है जो आपका कार्टेज पद्धति है इसका समापन, ठीक है ना। और 1632 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां ने बंगाल में पुर्तगालियों की हुगली स्थित फैक्ट्री के ऊपर आक्रमण किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जो आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है डच। आई होप सो डैट कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट स्टोरी में हम डच करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे, डेनिश करेंगे एंड फ्रांसीसी करेंगे, फिर एंग्लो फ्रेंच वॉर करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक संस्था होती है वो कैसे एक राजनीतिक संस्था में परिवर्तित हो जाती है। और फाइनली 1458 ईस्वी में, जब एक्चुअली में 1457 ईस्वी में रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा, उसके बाद 1857 ईस्वी में जब रिवोल्ट ऑफ आपका 1857 हो जाएगा, उसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1858 का, जिसको गुड गवर्नेंस कहा जा रहा है। तो कैसे ये पावर ट्रांसफर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत के अंदर राज करी है, फिर क्राउन का किस तरीके से रूल आया है, उन तमाम चीजों को देखेंगे। फिर इसमें हम देखेंगे बंगाल विभाजन, फिर हम इसमें देखेंगे स्वदेशी आंदोलन, फिर हम इसमें देखेंगे सूरत स्प्लिट, फिर हम इसमें देखेंगे लखनऊ का अधिवेशन, फिर देखेंगे असहयोग आंदोलन, सबनी अवज्ञा आंदोलन। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी बीच में हम देखेंगे 1919 ईस्वी में क्या देखेंगे, तीन चीजें। 1919 ईस्वी में खिलाफत, 1919 ईस्वी में हम देखेंगे आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना, रॉलेट एक्ट, तमाम चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। इंटर कमेटी, कांग्रेसी कमेटी, चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। 1857 का प्लासी, 1864 का बक्सर, हर चीज के ऊपर बातचीत करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आई होप सो डैट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेटिव एंड शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस लेक्चर को कितने स्टार देते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अनस्टॉपेबल, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।